हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और हमने रिएक्शन भी किया है काफ़ी वीडियोस पे, सॉन्ग्स पे रिएक्शन किया है, हरियाणवी सॉन्ग्स पे किया है, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। जो आपको पता है यार, एक अलग ही पंगा चल रहा है। पंगा तो क्या है, जो होना चाहिए वही हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और तो उसके ऊपर देखेंगे कि मतलब उस दिन यार, कितने 2 दिन पहले शायद सीज फायर लगा था शाम को 5 बजे, और उसके बाद भी उन्होंने जो अटैक किया है, मतलब ड्रोन छोड़े हैं, तो वो क्या कुछ मतलब अलग प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके ऊपर एक वीडियो है कि वो मतलब टाइम लेके न्यूक्लियर अटैक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो उसके रिलेटेड एक वीडियो हम देखेंगे, तो साथ में देखेंगे। और आप कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगी और आपको क्या लगता है कि वो ऐसे सीज फायर तोड़ रहे हैं बार बार, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के बीच में अचानक से ऐसे सीज फायर कैसे हो गया? जो लड़ाई इतनी सही से चल रही थी और ना तो इंडियन गवर्नमेंट ने आके कुछ एक्सप्लेनेशन दी। स्पेशली आप बीजेपी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो एकदम से सब कुछ रोक दें और उसके ऊपर कोई कोई एक्सप्लेनेशन ना हो। और जैसे वो खबरें सामने आई कि 5 बजे के बाद में सीज फायर था, उसके बाद में पाकिस्तान ने फिर भी ड्रोन्स कुछ ड्रोन्स का अटैक किया, जिसकी एक्सप्लेनेशन अगर ये भी मान ली जाए कि वो गलती से हुआ या बाद में ऐसे ही हो गया, बस सारा कुछ कंट्रोल करने में टाइम लग गया, तब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो इसके जवाब में कुछ ना कुछ ड्रोन्स तो फेंकती है। लेकिन इंडिया ने कुछ खास किया नहीं, ना ही कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, ना कुछ पता चल पा रहा है। तो चल क्या रहा है उसकी बातचीत की, उस चीज़ की जो भी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, ऑफिशियली तो कोई खबर आती नहीं है ऐसी सिचुएशन में, है ना, कोई कुछ नहीं बताने वाला। लेकिन जो बेस्ट हम पॉसिबल सिनेरियो कलेक्ट कर सकते हैं उसकी हम बातचीत करते हैं। टाइमलाइन पे आते हैं थोड़ी सी। 27 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ। उसके कई दिनों तक सब 22 अप्रैल को हुआ था यार भाई, 22 अप्रैल को। वेट करते रहे, पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता रहा कि इंडिया आएगा, लड़ाई होगी, कुछ ना कुछ होगा। हुआ कुछ नहीं। फिर 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, जहां पे इंडिया ने 9 ऐसी जगहों पे अटैक किया जहां पे टेररिस्ट जो है वो अपने घर बना के रह रहे थे। पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई 9 नहीं थे, 6 जगह थी, ठीक है। फिर 7, 8, 9 तीनों तारीख को, इन तीनों डेट्स को अच्छा खासा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ड्रोन अटैक्स और जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई अच्छे खासे लेवल पे। फिर 9 मई 2025 को जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वॉन्स, उनका एक रिमार्क आता है, स्टेटमेंट आता है पब्लिकली कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो उनकी आपस की लड़ाई है, उससे हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। हम फालतू में इंडिया को ये नहीं बोल सकते कि तुम हथियार डालो, पाकिस्तान को नहीं बोल सकते। कहने का मतलब यूएसए का एक स्टांस है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में क्या हो रहा है। भाई यूएस से तो सच बता रहा हूँ, यूएस से यार दोगलापन की हद है यूएसए के साथ तो। और ऐसा मतलब उनको उनको अभी लोन भी दिया इन्होंने, और साथ में मतलब उनको पता है कि वो कहाँ यूज़ करने वाले, ओबियसली पता है यार। टेरर पे तो करना ही करना है पाकिस्तान को। और ऊपर से अपने को बोल रहे हैं कि तुम ये करो। जब इससे पूछा गया था कि भाई इंडिया ने स्ट्राइक की है तो आप क्या सोचते हैं, कहता इट्स शेमफुल। तो भाई इसको तो सेमफुल ही लगता है। जब इनके टावर्स पे अटैक हुआ था, 9/11 हुआ था, तब तब भी इनको नहीं सेमफुल लग रहा था वो। है। अब अब यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली सोचा जाए तो मोस्टली क्या हो सकता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का अच्छा खासा रिलेशन रहा है ट्रंप गवर्नमेंट से, और कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट का प्रेशर गया होगा कि भाई हर बार आप आते हो और इंडिया पाकिस्तान का जो भी युद्ध होता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको आप सेटल डाउन करा देते हो, लेकिन ये फिर से हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक करते हैं, कहानी दोबारा शुरू हो जाती है, तो इस बार आप बीच में नहीं आओगे। और प्रोबेबली इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी आया कि हमारा कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट आया यूएसए का कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो जो लड़ाई थी ना, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो एकदम तेज़ी से बढ़ गया। जो पाकिस्तान के नंबर ऑफ ड्रोन्स आने की गिनती थी इंडिया में, वो बढ़ गई और उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। और ऐसा पता चला कि इंडिया के अमृतसर वाले एरियाज़ में काफ़ी सारे एक्सप्लोजन्स की आवाज़ को सुना गया है। हालांकि इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था, ड्रोन्स को डीएक्टिवेट कर रहा था, लेकिन दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो,
इनफैक्ट इसराइल के जो बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी ये बोलता है कि अगर 10 मिसाइल्स आ रही हैं तो 1-2 मिस हो सकती हैं, 1-2 ड्रोन्स मिस हो सकते हैं। अब इस बात का ध्यान रखना कि जिस टाइम अमेरिका की स्टेटमेंट आई ना कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद ही चीज़ें बहुत तेज़ी से एस्केलेट हुई। इंडिया में जब ड्रोन अटैक अच्छे लेवल पे हुए और अमृतसर में एक्सप्लोजन्स हुए या फिर कहीं और छोटे मोटे एक्सप्लोजन्स हुए, तो फिर इंडियन फोर्सेस ने भी अपने जो अटैक्स हैं वो तेज़ कर दिए। इनफैक्ट इंडिया ने और ज़्यादा ये मान लो आप कि हैवी अटैक्स किए, क्योंकि इंडिया जो है वो सिर्फ ड्रोन से अटैक नहीं कर रहा था, वो मिसाइल स्ट्राइक्स का भी अच्छा खासा इस्तेमाल इंडिया ने किया। और इंडिया ने डायरेक्टली जो पाकिस्तान के एयर बेसेस थे उनको टारगेट करा, वो भी जो बहुत ही स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट एयर बेसेस होते हैं। जैसे रावलपिंडी में नूर खान एयर बेस है, और इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं, क्योंकि इसमें मल्टीपल वीडियोस आई थी रावलपिंडी से भी, जो वहाँ के लोकल्स थे उन्होंने बताया था कि इंडिया ने अटैक किया है यहाँ पे। और सिर्फ नूर खान बेस नहीं था, और भी कुछ बेसिस थे जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब 10 मई 2024 की जब सुबह हुई ना, वहाँ पे चीज़ें कन्वर्ट होनी शुरू हुई एकदम से। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने इन्फॉर्म किया कि शहबाज शरीफ ने, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बुलाई है मीटिंग एनसीए की। एनसीए मतलब नेशनल कमांड अथॉरिटी। ये एक बॉडी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिर्फ न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं ना, और न्यूक्लियर पूरी अंडरस्टैंडिंग जो होती है, समझ होती है, उसको ये लोग उसके डिसीजंस लेते हैं। और ऐसे टाइम पे अगर एनसीए की मीटिंग हो रही है तो इसके 2 रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि इंडिया ने जब एयर बेसिस पे अटैक किया तो कहीं ना कहीं उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स या फिर न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे, उनके आसपास जाके कुछ ऐसा सीन बना कि कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है जो बहुत ही सीरियस था। दूसरी इक्वेशन जो हो सकती है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है कि पाकिस्तान जो है, शहबाज शरीफ या पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, वो अब न्यूक्लियर वेपन के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे कि इन केस अगर इंडिया जो है वो ओवरवेलमिंग पावर से, मतलब बहुत ही हैवी पावर के साथ अगर अटैक करना शुरू कर देगा तो क्या करना है। अब एट द सेम टाइम आप ये समझना कि 10 मई की सुबह के आसपास ही, या 10 मई में ही, एक बैलिस्टिक मिसाइल आई थी इंडिया की कैपिटल दिल्ली की तरफ। अब ये जो मिसाइल थी ना, ये ओपन मिसाइल थी, मतलब ये पहली बात तो ये फतह 2 थी जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स लग सकते हैं। तो इस मिसाइल को इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट कर लिया और मिसाइल को उड़ा दिया वहीं पे ही, ऊपर सिरसा के ऊपर। सिरसा पड़ता है दिल्ली से 250 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा, 200-250, वहाँ पे उन्होंने उड़ा दिया इसको। अब 10 मई की आफ्टरनून को क्या हुआ कि जो यूएसए ये कह रहा था कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है इनकी फ़ाइट से, इंडिया पाकिस्तान की फ़ाइट से, वो 9 मई की उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, और 10 मई के आफ्टरनून को वो आ गए एकदम से। और 10 मई के आफ्टरनून को एकदम से यूएसए जो है वो बहुत ही इमरजेंसी के साथ उसने इंडिया और पाकिस्तान के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाए और दोनों से बातचीत करी कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, डी एस्केलेशन करो, बहुत अनस्टेबिलिटी हो जाएगी तुम्हारे एरियाज़ में, पीस चला जाएगा। मिलिट्री ऑपरेशंस के जो डायरेक्टर जनरल थे, चाहे इंडिया के हों चाहे पाकिस्तान के हों, दोनों से उन्होंने बातचीत करी। ये 10 मई की आफ्टरनून की बात हो रही है, और 10 मई को 5 बजे से दोनों कंट्रीज़ के बीच में अमेरिका के थ्रू सीज़ फायर अनाउंस कर दिया गया। जब ये अनाउंस हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़िया तरीके से इसका ट्वीट करा कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर मैंने करवा दी। अब आप ये वाली बात समझना कि पहले तो मैं आपको ये एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि यूएसए की काफ़ी सारी सैटेलाइट्स ऊपर लगी हुई हैं। उसका जो सर्विलांस का सिस्टम है ना, सर्विलांस मतलब देख रेख का सिस्टम है, दुनिया को बहुत ही एपिक लेवल पे है, सबसे बढ़िया है। चाइना वाइना सबसे ही बढ़िया है, ठीक है। अब यूएसए की एक एजेंसी है एनजीए, नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये क्या करती है, ये स्पाई सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके सारे कंट्रीज को देखती रहती है। स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है तो इंडिया पाकिस्तान को तो बढ़िया तरीके से देखेगी कि किस टाइप की मूवमेंट हो रही है। एट द सेम टाइम इनके अपने इंटेलिजेंस सोर्सेस भी होते हैं हर कंट्रीज के अंदर, स्पाइस नहीं, इंटेलिजेंस सोर्सेस भी होते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं वो सारी कहानी अलग है। अब इन्हीं स्पाई सैटेलाइट्स के थ्रू जो लोग बैठे रहते हैं हर टाइम 24 घंटे वो ऑन रहते हैं, चेक करते रहते हैं चीज़ें, तो उनके यहाँ एक रेड सिग्नल आया। रेड सिग्नल ये कि भाई न्यूक्लियर जो वेपनरी होती है या आर्सेनल होता है उसके बातों को लेके, उसके यूज़ होने को लेके या ऐसा कुछ, उसमें काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट है। और मूवमेंट वो ट्रैक करते हैं दोनों की, इंडिया या पाकिस्तान दोनों की, लेकिन पाकिस्तान की साइड में थोड़ी मूवमेंट अच्छी खासी है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो ये अनाउंस करती है कि शहबाज शरीफ ने एनसीए की मीटिंग बुलाई है, नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो न्यूक्लियर जो आर्सेनल है पाकिस्तान का, जो
अथॉरिटी जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसके डिसीजंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका सारी रिपोर्ट रखने में रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसी चीज में एक और पॉइंट ऐड होता है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली पे बैलिस्टिक मिसाइल का छोड़ा जाना, क्या वो एक सिर्फ टेस्ट मिसाइल थी फ्यूचर के लिए? तो ये सारी चीज़ें क्या सिग्नल दे रही थी कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है और वो तैयार हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि एस्केलेशन उस लेवल का पहुंचेगा, मतलब वो रेडी हो रहा है। और रेडी हो रहा है तो कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। हालांकि जब ये वाली बात ओपन में आई ना, तो जो डिफेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो पब्लिक में आए, उन्होंने न्यूज़ चैनल से बात करी और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लास्ट ऑप्शन है, वो तो अभी के लिए कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स का ऐसा कुछ है ही नहीं। हालांकि इसमें दो बातें आती है। पहले तो अगर पाकिस्तान लिटरली सच में ही न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, तो ऑफ कोर्स उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा ये कि जिस टाइम पे इंडिया जो है वो तो वो कुछ हैवी एक्सेप्ट स्ट्राइक्स करते कर नहीं रहा भाई। है। और एक चीज मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर मिसाइल फाइट होती है, ठीक है, आजकल का जो युद्ध है ना वो इस टाइप का हो गया है टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने की वजह से, कि मिसाइल्स के थ्रू अटैक होना और मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल होना, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। एक पहली तो ये है कि पाकिस्तान लिटरली कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा था जिसमें वो न्यूक्लियर अटैक को एक्सप्लोर करने की स्टार्ट कर चुका हो, ठीक है। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, ये थोड़ा और इसके आगे बताऊंगा, इसके पॉइंट्स भी क्यों। दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है कि हम जब अपने न्यूक्लियर अर्सनाल को, अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को और ऐसे गतिविधियों को करेंगे ना, तो ऑफ कोर्स यूएसए की जो स्पाई सैटेलाइट्स है वो इस चीज़ को देख लेंगी और यूएसए को रियलाइज़ होगा कि पाकिस्तान बहुत सीरियस है न्यूक्लियर अटैक्स को लेके, और फिर वो इंडिया से जाके बातचीत करेगा और फिर डीएस्केलेशन होगी। ये भी हो सकता है और ये हाईली प्रोबेबली है। हाईली प्रोबेबली क्यों है? क्योंकि जिस टाइम पे ये सारा सीन हुआ तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उसने बातचीत करी सीधे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने आगे से ये बोला कि अगर इंडिया ऑफेंसिव नहीं होगा तो हम डी एस्केलेशन के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया से बातचीत करी गई थी और फिर जाके ये सीज फायर हुआ था। कहने का मतलब कि पाकिस्तान ऑलरेडी डी एस्केलेशन के लिए तैयार था। अब ये भी चीज ऑब्वियस है, क्यों है? क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है ना वो अब पहले वाला सिस्टम नहीं रहा, 1971 वाला या 1947 या 65 वाला। अब इस टाइम पे जो युद्ध होता है ना उसमें आपका मिसाइल सिस्टम, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। पहले सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स जो लड़ते थे ना गन्स से और ये अपने ग्रेनेड्स वगैरह से, वो ज्यादा मैटर करता था। आज इतनी टेक्नोलॉजी तगड़ी हो चुकी है कि मिसाइल का आपको पता ही है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और उस चीज में इंडिया जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। इस मैं बहुत ही सिंपल इस बात का बता सकता हूँ, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इस चीज को लेके कि इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। इंडिया के पास प्रॉपर एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब अगर कोई मिसाइल जो है वो बहुत ही ऊपर ऑल्टीट्यूड की आएगी, स्पेस से भी आ रही है ना, तब भी इंडिया का बीएमडी है। बीएमडी मतलब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो स्पेस से आने वाली मिसाइल को भी पकड़ लेगी, जो उससे नीचे आने वाली मिसाइल को भी पकड़ लेगी। अगर आपके फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, ये सारे इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो S-400 हमारे पास है। मिड रेंज मिसाइल के लिए हमारे पास इजराइल की हेल्प से बनाए हुए चीजें हैं। पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। मिड रेंज हैं, वो भी इतने तगड़े लेवल के नहीं है। तो पाकिस्तान को ये बात पता है कि अगर मिसाइल से युद्ध होता रहा तो पाकिस्तान को बहुत गंदा वाला डैमेज झेलना पड़ेगा और इंडिया को उससे तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम डैमेज झेलना पड़ेगा। तो ऐसा वॉर क्यों ही पाकिस्तान लड़ना चाहेगा? अब एट द सेम टाइम काफी सारे सवाल आते हैं कि क्या इंडिया ने सीज फायर को टोटली एक्सेप्ट कर लिया या इंडिया कुछ सोच रहा है, क्योंकि विक्रम मिस्री की बार बार ये कमेंट आई है कि भाई ये एक अंडरस्टैंडिंग पे हम पहुंचे हैं, अंडरस्टैंडिंग पे हम पहुंचे हैं। ये नहीं बोल रहे वो कि कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है। एट द सेम टाइम एक बात और बतानी थी जो मैं बताना भूल गया कि इंडिया ने सीज फायर के लिए एग्री तो कर लिया है, लेकिन ना तो हमने इंडस ट्रीटी की बात करी और ना ही हम उसको बात करने वाले हैं, ना ही और जो हमने स्टेप्स लिए थे उन पे हमने कोई बातचीत करी। तो वो एक अलग चीज़ है, वो अलग सिनेरियो है। तो अभी जो सिचुएशन है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया को भी टाइम चाहिए हो कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर के बारे में सोच रहा है तो हमें भी टाइम चाहिए। लेट अस थिंक, हम भी देखें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी के लिए अपना कंक्लूजन मत बनाओ। स्पेशली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जो टीवी वाली, वो पता नहीं क्या ही वो तो करती भाई रहती है हद यार। वो हद फालतू का बकवास शोर कर मचाते रही है, रहते हैं। हद 24 बकवास। घंटे न्यूज़ क्यों चलाते और हो ये भाई? नहीं अपनी साइड से, 24 दोनों घंटे न्यूज़ साइड से भाई। चलाओगे तो तुम्हें लगेगा ही ना कि ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़। खैर, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी बातचीत हम बाद में करेंगे। टीआरपी अभी के लिए इतना टीआरपी ही था। प्रॉब्लम्स है। कोई और अपडेट आएगी तो आई विल मैच देखना श्योरली छोड़ लेट यू दे नो। भाई वो वाली न्यूज़ सुनने। इंडिया और पाकिस्तान तो ये थी वीडियो यार भाई, क्या क्या ही बोल रहे अब। जब वॉर होता है ना तो कुछ भी हो सकता है।
कोई ऐसा नहीं है कि वॉर हो रहा है और न्यूक्लियर का यूज़ नहीं करेगा, दोनों साइड से करेंगे, दोनों साइड से होगा भाई। वो तो अपने पास भी और उनके पास भी। अगर पहले वो कर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली है कि नुकसान अपना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि फिर संभालने में, चीज़ें कवर करने में और दोबारा अटैक रिस्पॉन्स करने में, और उसमें तो ये है ना कि यार सिविलियंस इफेक्ट होंगे, ऑब्वियसली है, न्यूक्लियर बॉम्ब में सिविलियंस इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये पंगा है। बाकी पॉलिटिक्स का भी मेन रोल रहता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी। और इन वाले जो इनके जो पॉलिटिशियन हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया पे जाके बोल रहे हैं कि आपका इन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, जब उनसे पूछा गया तो कहते हैं सोशल मीडिया। तो ऐसा, ये चीज़ें यार आप खुद सोच सकते हो कि मेंटली कहाँ पे है बंदे, वॉर की सिचुएशन और वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो बड़ा ख़राब सीन है। बाकी देखते हैं यार आगे क्या रहता है। बाकी उनका उनका ऐसे ही है कि वो मानने वाले हैं नहीं। अभी भी, आज भी शायद, कल 12 तारीख को भी उन्होंने दोबारा से ऐसा किया कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन्स फेंके, और पहले भी 11 सीज फायर होने के बाद भी 11 तारीख को भी डाले थे उन्होंने। तो अगर कुछ होता है तो भाई फिर तगड़ा ही होएगा। एक बार शुरू हो गए ना फिर नहीं रुकेगा, फिर तगड़ा होएगा। तो गाइज़ आप बताना कमेंट में आप क्या सोचते हैं, और आप किस वीडियो पे रिएक्शन देखना चाहते हैं आगे, और हम साथ में रिएक्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।